हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी। तो देखो, इस बार आपके आरबीएसई में सिलेबस चेंज हो चुका है और यही सिलेबस आपके सीबीएसई और एनसीईआरटी में भी है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले अपन एक बार देख लेते हैं कि अपन को करना क्या क्या है। तो देखो, आपके 12th क्लास में टोटल 5 यूनिट है। कितनी यूनिट है? 5 यूनिट। जो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो है यूनिट नंबर 1, और जो कि है रिप्रोडक्शन। और इस यूनिट में टोटल 4 चैप्टर अपन को करने हैं और सारे के सारे चैप्टर जो है वो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। जो फर्स्ट चैप्टर है वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो आज की वीडियो में अपन स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें अपन को एकदम एक समरी पैटर्न में रिप्रोडक्शन के बारे में जानना है। रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन की नीड क्या है, रिप्रोडक्शन कितने टाइप से हो सकता है, वो सब अपन को करना है। जो सेकंड चैप्टर है वो अपन को करना है रिप्रोडक्शन, और वो भी कौन सा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और वो भी हायर प्लांट में। जो थर्ड चैप्टर होगा उस चैप्टर में अपन को ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मतलब रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन स्टडी करना है। और फोर्थ चैप्टर में अपन को रिप्रोडक्शन हेल्थ से रिलेटेड कुछ टॉपिक स्टार्ट करने हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से। तो स्टार्ट करते हैं अपन वेरी फर्स्ट टॉपिक से। तो जो अपना पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसका वेरी फर्स्ट टॉपिक जो है वो है लाइफ स्पान। देखो, एकदम अपनी बुक में क्लियर कट हेडिंग तो नहीं है, लेकिन जो पहला टॉपिक है वो यही है। और इस टॉपिक को समझने पर अपन को ये समझ में आएगा कि रिप्रोडक्शन की नीड क्या है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला तो ये देखना है कि लाइफ स्पान होता क्या है। तो लाइफ स्पान होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेकर उसकी डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है उसे क्या कहते हैं? लाइफ स्पान। सपोज करो कि एक ऑर्गेनिज्म बर्थ से डेथ तक जो है वो लगभग 50 ईयर्स सर्वाइव करता है, तो 50 ईयर्स उसकी क्या हो जाएगी? लाइफ स्पान हो जाएगी। तो लाइफ स्पान क्या होती है? द पीरियड ऑफ बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उसे अपन क्या कहेंगे? लाइफ स्पान कहेंगे। अब इससे रिलेटेड अपनी बुक में कुछ पॉइंट दे रखे हैं, अपन को 1 बाय 1 हर पॉइंट अच्छे से समझना है। तो देखो, पहला पॉइंट दे रखा है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट लाइफ स्पान। अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी लाइफ स्पान अलग अलग होती है। ऐसा नहीं होता कि सारे ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पान सेम होती है। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो 4 to 6 आवर में अपनी पूरी लाइफ सर्वाइव कर लेते हैं। बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो एक ही दिन के अंदर अंदर अपनी पूरी लाइफ स्पान गुजार देते हैं। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो 200 ईयर 300 ईयर तक भी सर्वाइव करते हैं, इससे भी ज्यादा सर्वाइव करते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पान जो होती है अलग अलग होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि लाइफ स्पान ऑफ एन ऑर्गेनिज्म नॉट को रिलेटेड विद साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म और लाइफ स्पान में कोई रिलेशन नहीं है। ये अपन को मिसकंसेप्ट नहीं बनाना है कि जो ऑर्गेनिज्म ज्यादा बड़े साइज के हैं उनकी लाइफ स्पान ज्यादा होगी, जो ऑर्गेनिज्म छोटे हैं उनकी लाइफ स्पान कम होगी। ऐसा नहीं है। ऐसा एग्जाम्पल देख सकते हैं, पर हमेशा ऐसा अप्लाई हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे अपनी बुक में 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं। एक एग्जाम्पल ये दे रखा है कि क्रो और पैरट जो होते हैं उनकी साइज लगभग लगभग क्या होती है? सेम होती है, लेकिन दोनों की लाइफ स्पान जो है वो अलग अलग है। क्रो जो है उसकी लाइफ स्पान है 15 ईयर्स। कितनी है? 15 ईयर्स। और जबकि पैरट जो है उसकी लाइफ स्पान है 140 ईयर्स के आसपास। एक और एग्जांपल अपनी बुक में दे रखा है, प्लांट के केस का दे रखा है, मैंने यहां नोट नहीं किया है। वो है कि मैंगो और पीपल, ये दोनों जो ट्री है ये लगभग लगभग एक ही साइज के होते हैं, लेकिन दोनों की लाइफ स्पान में काफी फर्क है। तो जो साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होता है वो लाइफ स्पान पे कोई खास इफेक्ट नहीं डालता। ऐसा नहीं है कि बड़ी साइज वालों की बड़ी लाइफ स्पान होगी। नेक्स्ट है कि नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल। कोई भी इंडिविजुअल इमॉर्टल नहीं है, मतलब हर इंडिविजुअल की डेथ होगी। लेकिन आगे एक लाइन लिखी हुई है, एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। लेकिन एक्सेप्ट सिंगल सेल का मतलब सिंगल सेल क्या इमॉर्टल है? तो देखो, इसको समझते हैं अपन। जैसे जनरली, जैसे सपोज करो ये अमीबा है। अमीबा एक सेल की होती है, और जब वो ग्रो कर जाएगी साइज में तो यही अमीबा जो है वो डिवाइड हो जाती है 2 डॉटर अमीबा में। तो जो पहले वाली अमीबा थी वो तो न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो गई, 2 डॉटर अमीबा बना ली। तो पहले वाली अमीबा की कोई तो डेथ ही नहीं हुई। तो इन ऑर्गेनिज्म की जो सिंगल सेल के होते हैं इनकी नेचुरल डेथ नहीं होती। क्या नहीं होती? नेचुरल डेथ। आप ऐसे नहीं है कि इनको मार नहीं सकते, नेचुरली इनकी डेथ नहीं है। क्योंकि नेचुरली डेथ होने के लिए जब ये पहले ग्रो करेंगे उसके बाद रिप्रोडक्शन के बाद में इनकी डेथ होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। ये ग्रो किए और जब ये रिप्रोड्यूस किए तो ये तो 2 नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गए, और वो नए ऑर्गेनिज्म तो अभी अभी बने, फिर वो ग्रो करेंगे और जब उनकी मैच्योरिटी आएगी तो वो 2 नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से इनकी नेचुरल डेथ नहीं होती।
और यही वजह है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को अपन क्या मान सकते हैं, इमॉर्टल मान सकते हैं। हालांकि उन्हें मारा जा सकता है लेकिन उनकी नेचुरल डेथ नहीं है। तो यहां लिखा हुआ है कि कोई भी इंडिविजुअल जो है इमॉर्टल नहीं है एक्सेप्ट सिंगल सेल, इसका ये मीनिंग है, ठीक है। इट इज बिकॉज देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। आगे बढ़ते देखो, लाइफ स्पान की फेज देखे, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ स्पान है उसे डिवाइड करें तो क्या क्या फेज आती है। सबसे पहले उसकी बर्थ होगी, बर्थ के बाद में उसकी होगी ग्रोथ फेज, जब वो ग्रो करेगा, ठीक है। और ये फेज कब तक चलेगी, जब तक उसके सेक्सुअल ऑर्गन जो होते हैं वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो जाए, उसमें रिप्रोडक्शन की पूरी तरह से कैपेसिटी ना हो जाए, तब तक की ये जो ड्यूरेशन है इसे कहते हैं ग्रोथ फेज। एनिमल के केस में इसे जुवेनाइल फेज कहते हैं, प्लांट के केस में इसे वेजिटेटिव फेज भी कह सकते हैं। उसके बाद उसका आता है रिप्रोडक्टिव फेज, जब उसमें रिप्रोडक्शन होता है, और उसके बाद उसमें एजिंग होती है। और उसी एजिंग जो होती है, अब देखो यहां पर ऐसा है कि कुछ केस में ऐसा कहा जाता है कि एजिंग जो है वो एनिमल के लिए यूज किया जाता है वर्ड, और प्लांट के लिए सेनिसेंस वर्ड यूज किया जाता है। लेकिन कुछ बुक में ऐसा लिखा हुआ है कि एजिंग जो है उसका जो टर्मिनल पॉइंट है, मतलब एजिंग जब कंप्लीटली हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, सेनिसेंस कहते हैं। और जब सेनिसेंस हो जाएगा उसके बाद में एक सर्टेन टाइम पीरियड में उसकी बॉडी बिल्कुल काम करना बंद कर देगी और उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो बर्थ टू डेथ का ये पूरा जो फेज है वो क्या है, लाइफ स्पान। अब सोचने वाली बात यह है कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म जब अपनी लाइफ स्पान खत्म कर लेगा तो वो डेड हो जाएगा। तो धीरे धीरे उस पर्टिकुलर स्पीसीज के नंबर, ऑर्गेनिज्म के नंबर क्या होते जाने चाहिए, कम होते जाने चाहिए, लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं है। तो फिर वो ऑर्गेनिज्म की जो स्पीसीज है वो सरवाइव कैसे कर रही है, मतलब उसके अभी भी नए ऑर्गेनिज्म कहां से आ रहे हैं। तो कोई ना कोई ऐसा मोड होगा जो नए इंडिविजुअल बनाता है, और वो नए इंडिविजुअल बनाने वाला प्रोसेस कौन सा है, रिप्रोडक्शन है। तो रिप्रोडक्शन बेसिकली क्या करता है कि किसी ऑर्गेनिज्म, किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म के डेथ के साथ में, ऐसा नहीं है कि उस स्पीसीज के नंबर कम होते जाएंगे, उस स्पीसीज के मेंबर के नंबर कम होते जाएंगे, ऐसा नहीं। उसकी लाइफ स्पान में एक फेज ऐसी आएगी जो वो क्या करेगा, अपनी डेथ से पहले करता है, और उसमें वो क्या करता है, अपने जैसे के जैसे नए इंडिविजुअल बना लेता है। ऐसा करने से उसकी तो डेथ होगी लेकिन उस स्पीसीज के मेंबर नए बन गए, और इस वजह से उस स्पीसीज वो क्या रहेगी, बनी ही रहेगी, मतलब उसकी कंटिन्यूटी रहेगी। ऐसे प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि भाई ये 5 फेज है। तो सो डेथ इज द लास्ट सर्टेनिटी ऑफ लाइफ स्पान, मतलब डेथ जो है वो सबसे लास्ट पॉइंट होने वाला है किसके लिए, लाइफ स्पान का, और हर ऑर्गेनिज्म की डेथ होगी होगी। देयर इज अ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इंश्योर कंटिन्यूटी। तो एक ऐसा प्रोसेस होना चाहिए इंडिविजुअल के अंदर जो क्या करे, ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज की क्या करे, कंटिन्यूटी करे, या लाइफ की कंटिन्यूटी करे। देखो एक चीज मैं यही क्लियर कर देता हूं, रिप्रोडक्शन जो होता है उससे ऑर्गेनिज्म कंटिन्यू नहीं रहता। ऑर्गेनिज्म ऐसा तो नहीं है कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस किया और मरा नहीं, नहीं, उसकी तो डेथ होगी। लेकिन रिप्रोडक्शन से फायदा क्या है कि वो अपनी डेथ से पहले अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म बना लिए, इससे उस ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज जो है वो कंटिन्यू रहेगी। आप समझ रहे हैं? अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि जो रिप्रोडक्शन है वो किसकी कंटिन्यूटी तय करता है, ऑर्गेनिज्म की या स्पीसीज की, तो स्पीसीज की। ऑर्गेनिज्म तो मर ही रहा है वो, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वन सिमिलर टू इटसेल्फ। रिप्रोडक्शन ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपनी डेथ के पहले ठीक अपने जैसे के जैसे ऑर्गेनिज्म बना लेता है, ठीक है। और वो न्यू इंडिविजुअल जो बने उन इंडिविजुअल को क्या कहेंगे, ऑफ स्प्रिंग। तो ऑफ स्प्रिंग किसे कहते हैं, नेक्स्ट जनरेशन को, ठीक है। पेरेंट जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन शो करता है उसे। तो एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे के जैसे नए ऑफ स्प्रिंग बनाता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। इंपोर्टेंस क्या है, अगर आपको पूछे रिप्रोडक्शन की इंपोर्टेंस क्या है, तो पहली इंपोर्टेंस क्या है, इट इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। मैं फिर कह रहा हूं, इट इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, नॉट एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इट इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन स्पीसीज बनी है, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर से क्या है, ह्यूमन की स्पीसीज बनी हुई है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कोई ह्यूमन जो है वो मिलियंस ऑफ ईयर से सर्वाइव कर रहा है, नहीं। लेकिन वो अपनी डेथ के पहले नए ऑर्गेनिज्म बना लेता है, वो नए ऑर्गेनिज्म अपनी डेथ के पहले नए ऑर्गेनिज्म बना लेता है। इस वजह से ह्यूमन स्पीसीज की कंटिन्यूटी क्या है, बनी हुई है। सेकेंड है प्रोड्यूस वेरिएशन। देखो रिप्रोडक्शन के कुछ मोड ऐसे होंगे जिनमें वेरिएशन ज्यादा नहीं आती या बिल्कुल नहीं आती,
और कुछ ऐसे मोड होंगे जिनमें वेरिएशन आती है। तो रिप्रोडक्शन का एक और इंपॉर्टेंस है, वो क्या करता है, नेक्स्ट जनरेशन में कुछ वेरिएशन भी लाता है, और उन वेरिएशन की वजह से धीरे धीरे क्या होता है, इवोल्यूशन भी होता है। इसे अपन इवोल्यूशन वाले चैप्टर में अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए ये समझना है कि रिप्रोडक्शन से वेरिएशन भी आते हैं, ये अपनी एनसीईआरटी में ये लाइन भी लिखी हुई है। तो रिप्रोडक्शन की दो इंपॉर्टेंस हो जाएगी, स्पीशीज की कंटिन्यूटी करता है और साथ में क्या करता है, वेरिएशन प्रोड्यूस करता है। देखो, एक किसी ऑर्गेनिज्म में जितने भी लाइफ प्रोसेस होते हैं, डाइजेशन, रेस्पिरेशन वगैरह, वो सब उस ऑर्गेनिज्म खुद के लिए होते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन ऐसा है जो वो अपनी स्पीशीज के लिए कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। एक ऑर्गेनिज्म किस मोड से या किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है, ये सारे ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग होता है, और कौन सा मोड या कौन सा मेथड या किस तरीके से वो रिप्रोड्यूस करेगा, वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक उसका हैबिटेट कैसा है, वो कैसे एनवायरमेंट में रह रहा है, कैसी जगह रह रहा है, उसका रहने का जो होता है उसे हैबिटेट कहते हैं, एक तो उस पर डिपेंड करता है। और दूसरा है उसकी फिजियोलॉजी कैसी है, मतलब उसके अंदर रेस्पिरेशन किस तरीके से हो रहा है, उसके अंदर डाइजेशन किस तरीके से हो रहा है, सर्कुलेशन किस तरीके से हो रहा है, उसके अंदर की फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी बोले तो लाइफ प्रोसेस किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से क्या कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, जनरली कितने तरीके के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, दो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं। अपनी एनसीईआरटी कहती है कि दो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इस बेसिस पे होते हैं कि ऑर्गेनिज्म, कितने ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या एक ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहा है या दो ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहा है। इसके बेसिस पे रिप्रोडक्शन दो तरीके के होते हैं, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अभी पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अच्छे से समझते हैं। लेकिन उसको समझने से पहले जब वो अपन टॉपिक करेंगे तो उसमें दो टर्म आती है, मियोसिस और माइटोसिस। तो उसके बारे में एक एक्स्ट्रा टॉपिक है, मैं करवा रहा हूं ताकि आपको किसी को डाउट ना रहे कि मियोसिस क्या होता है, माइटोसिस क्या होता है, और एक हैप्लॉइड क्या होता है, डिप्लॉइड क्या होता है। पहले अपन वो समझते हैं और फिर अपन देखते हैं कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल जो दो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है उनमें फर्क क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और लेते हैं दो टॉपिक लेते हैं, उनके बीच में डिफरेंस अपन को पता होना चाहिए। एक तो कि माइटोसिस और मियोसिस सेल डिवीजन क्या होता है, और एक डिप्लॉइड और हैप्लॉइड क्या होता है, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो पहले अपन देखते हैं कि डिप्लॉइड और हैप्लॉइड क्या होता है। तो ये समझने से पहले एक चीज ये समझते हैं कि जैसे अपन कहते हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म में कि भाई 23 क्रोमोसोम है, तो अपन कैसे पता करें कि उसमें 23 क्रोमोसोम है। तो क्या करते हैं कि उसके जो क्रोमोसोम जो होते हैं उनको अपन साइज के हिसाब से क्या करते हैं, अरेंज कर देते हैं। और जो साइज के हिसाब से जब अरेंज करते हैं तो जो साइज में सबसे बड़ा क्रोमोसोम है उसको अपन कहेंगे क्रोमोसोम नंबर 1, उससे जैसे छोटा जो है उसे कहेंगे क्रोमोसोम नंबर 2, उससे जैसे छोटा जो है उसे कहेंगे क्रोमोसोम नंबर 3। अब मान लो कि उस ऑर्गेनिज्म में हर साइज के दो दो तरह के क्रोमोसोम है, मतलब दो दो क्रोमोसोम है। जैसे मैंने यहां पर दो तरह के एग्जाम्पल बताए, ये वाले ऑर्गेनिज्म में दो क्रोमोसोम है, एक इस साइज का और एक इस साइज का। इस वाले ऑर्गेनिज्म में साइज के हिसाब से दो तरह के क्रोमोसोम है, एक इस साइज के और एक इस साइज के। लेकिन इस पर्टिकुलर साइज के दो क्रोमोसोम है और इस पर्टिकुलर साइज के भी दो क्रोमोसोम है। अब अगर मैं इन दोनों ऑर्गेनिज्म को अच्छे से देखूं तो आप ध्यान से सुनना, मैं कहूंगा कि इस ऑर्गेनिज्म में दो क्रोमोसोम है और साथ में वो दोनों क्रोमोसोम दो तरह के क्रोमोसोम को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इस वाले ऑर्गेनिज्म को कहूंगा तो टोटल ओवरऑल 4 क्रोमोसोम है, लेकिन क्रोमोसोम कितने तरीके के हैं, सिर्फ दो तरीके के हैं। ये एक क्रोमोसोम 2 बार है, ये एक क्रोमोसोम 2 बार है। और अगर आपको ये हो कि 2 बार क्यों आए, तो एक उनमें फादर की तरफ से आया होगा और एक में उसमें मैटरनल साइड से आया होगा। तो वो ऑर्गेनिज्म जिसमें हर क्रोमोसोम की सिर्फ एक एक कॉपी होती है उसे कहते हैं हैप्लॉइड, और वो ऑर्गेनिज्म जिसमें हर क्रोमोसोम की दो दो कॉपी होती है उसे अपन क्या कहते हैं, डिप्लॉइड कहते हैं। डिप्लॉइड क्यों कहते हैं, क्योंकि हर क्रोमोसोम कितनी बार है, दो दो बार है। अपना ह्यूमन जो होता है वो कैसा होता है, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होता है। अपने अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है, लेकिन अगर तरह देखी जाए तो सिर्फ 23 टाइप के ही क्रोमोसोम होते हैं। इसीलिए अपने को कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं 2n इक्वल टू 46। 2n वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, डिप्लॉइड सेट के लिए, और n किसके लिए यूज करते हैं, हैप्लॉइड सेट के लिए। तो 2n इक्वल टू 46, इसका मतलब n इक्वल टू कितना होगा, 23। तो अपन में क्रोमोसोम कितने तरीके के हैं, 23 टाइप के हैं, लेकिन हर क्रोमोसोम कितनी कितनी बार है, दो दो बार है। इसलिए अपन में टोटल कितने क्रोमोसोम हो जाते हैं, 46। तो ये था डिप्लॉइड और हैप्लॉइड के बीच में। अब देखते हैं माइटोसिस और मियोसिस के बीच में। तो देखो, मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं बता रहा, मैं सिर्फ आपको की डिफरेंस बता रहा हूं।
तो ये एक सेल लेते हैं। अब पहले तो ये देखते हैं कि सेल में क्रोमोसोम कितने हैं। तो अपन क्रोमोसोम के नंबर कैसे पहचानते हैं? तो देखो, एक क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में अपन जब ऐसे डायग्राम बनाते हैं तो उसमें दो चीजें होती है। एक बीच में अपन डॉट लगाते हैं, इस डॉट को कहते हैं सेंट्रोमियर। क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। और एक अपन इसके ऊपर ऐसे साइड बनाते हैं, इसको कहते हैं क्रोमेटिड। क्या कहते हैं? क्रोमेटिड। तो जो अपन को क्रोमोसोम के नंबर पहचानने हैं वो अपन को सेंट्रोमियर से पहचानने। देखो, एक सेंट्रोमियर ये रहा, एक सेंट्रोमियर ये रहा। इसका मतलब इस पर्टिकुलर सेल में कितने क्रोमोसोम है? 2 क्रोमोसोम है। कोई तकलीफ नहीं यहां तक। अगर मैं अगली सेल में देखूं तो इसमें देखो सेंट्रोमियर कितना, एक ये रहा और एक ये रहा। मतलब अगली सेल में भी कितने क्रोमोसोम है? 2 ही क्रोमोसोम है। तो अपन को साइड से नहीं पहचानना है। साइड तो क्रोमेटिड को शो करती है, डीएनए कंटेंट को शो करती है, ठीक है। तो वो अलग चीज हो जाती है। तो इसमें कितने क्रोमोसोम बनाए अपन ने? 2 क्रोमोसोम। क्योंकि दोनों क्रोमोसोम एक ही साइज के बना रखे हैं, इसका मतलब ये एक ही क्रोमोसोम के 2 सेट है। इसका मतलब ये डिप्लॉइड है। और 2n इक्वल टू कितना है? 2। और n इक्वल टू कितना है? 1। मतलब एक्चुअल में सिर्फ एक ही तरीके का क्रोमोसोम है, पर वो क्रोमोसोम 2 बार है। एक मतलब मैटरनल साइड से आया होगा और एक किस साइड से आया होगा? पैटर्नल साइड से आया होगा, ठीक है। तो ये अपने 2n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू कितना हो गया? 1 हो गया, ठीक है। ये अलग अलग डिनोट करें इसलिए अपन ने इसको कलर से बना दिया, ठीक है। लेकिन ये है एक ही क्रोमोसोम के 2 सेट है, ठीक है। मतलब एक सिंगल क्रोमोसोम की 2 कॉपी है, तो ये डिप्लॉइड हुआ। अब जब सेल डिवीजन होगा तो उससे ठीक पहले इसमें डीएनए रेप्लिकेशन होगा, और डीएनए रेप्लिकेशन से इसमें डीएनए के कंटेंट डबल हो जाएंगे। और ये डिनोट करने के लिए अपन क्या करते हैं कि जैसे ये क्रोमोसोम था, ये शो करने के लिए इसमें डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, इस पे एक और साइड बना देते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा बनाने का क्या मतलब है कि क्रोमोसोम तो वो के वही है, बस डीएनए की एक एक कॉपी एक्स्ट्रा हो गई। तो ये पहले एक लाइन तो थी, एक और आ गई, इसका मतलब वो क्या आ गई? एक कॉपी आ गई। इसमें भी एक तो थी और एक और आ गई, मतलब वो उसकी कॉपी हो गई। अभी भी क्रोमोसोम कितने हैं? 2 ही है। और अभी भी 2n इक्वल टू कितना है? 2 ही है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें मियोसिस और माइटोसिस दोनों हो सकते हैं। अब देखते हैं माइटोसिस होगा तो क्या और मियोसिस होगा तो क्या। माइटोसिस में केस में क्या होगा कि ये जो सेंट्रोमियर है यहां बीच में से ये ऐसे डिवाइड होगा, और ये एक क्रोमोसोम जो होगा उसकी 2 ऐसे बन जाएगी, ठीक है। तो ये भी डिवाइड होके 2 में और ये भी डिवाइड होके 2 में, तो 2 डॉटर सेल बन जाएगी। दोनों में एक एक कॉपी चली गई। देखो, एक रेड वाली और एक ब्लू वाली, ठीक है। अब अगर मैं इसमें क्रोमोसोम काउंट करूं तो अभी भी इसमें क्रोमोसोम कितने हैं? 1 और 1 2। इसमें क्रोमोसोम काउंट करूं 1 और 1 2, इसका मतलब 2n इक्वल टू 2 है। इसमें भी 2n इक्वल टू क्या है? 2 है। तो वो टाइप ऑफ डिवीजन जिसमें, वो सेल डिवीजन जिसमें क्रोमोसोम के नंबर उतने के उतने ही रहते, और मतलब कितनी सेल बनती है? 1 से 2 सेल बन जाती है, उसे अपन क्या कहते हैं? माइटोसिस। मतलब माइटोसिस से पहले अगर किसी सेल में 46 क्रोमोसोम है तो माइटोसिस के बाद 46 ही रहेंगे। 20 क्रोमोसोम है तो 20 रहेंगे। डिप्लॉइड टी तो डिप्लॉइड ही रहेगी, हैप्लॉइड टी तो हैप्लॉइड ही रहेगी। कोई तकलीफ नहीं। अब चलते हैं मियोसिस पे। मियोसिस के केस में क्या होगा? पहले तो देखो, मियोसिस जो होता है वो 2 स्टेप में होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस फर्स्ट के दौरान क्या होगा? ये दोनों जो क्रोमोसोम थे एक दूसरे के पास में आएंगे और अपना कुछ जेनेटिक मटेरियल क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे, जिसे क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। और जब ये दोनों एक दूसरे से चिपक जाएंगे तो फिर इनको अलग किया जाएगा। अलग करते समय 2 सेल बन जाएगी, और 2 सेल में एक एक क्रोमोसोम ही गया। तो यहां तक तो देखो सेंट्रोमियर कितने दिख रहे थे अपन को? 2 दिख रहे थे, और इसलिए अपन इसको कह रहे थे 2n इक्वल टू 2। लेकिन अब एक एक चला गया, तो अब इसमें एक क्रोमोसोम रहा और इसमें भी एक क्रोमोसोम रहा, और हर एक क्रोमोसोम की एक एक कॉपी रही, इसलिए ये भी n और ये भी कैसा हो गया? n। तो मियोसिस फर्स्ट जो होता है वो रिडक्शनल होता है, उसमें क्रोमोसोम के नंबर हाफ रह जाते हैं, जितने होते हैं उससे हाफ हो जाते हैं, और साथ में हैप्लॉइड भी हो जाता है। और साथ में ये जो क्रोमोसोम बने हैं इनमें देखो एक दूसरे का थोड़ा थोड़ा जेनेटिक पार्ट भी है। ये रेड वाले में थोड़ा सा ब्लू वाला पार्ट आ गया, ब्लू वाले में थोड़ा सा रेड वाला पार्ट आ गया, और यही बाद में वेरिएशन भी करेगा। तो वो रिप्रोडक्शन जिसमें मियोसिस इन्वॉल्व होगा, बाद में वेरिएशन आएगी। ये बात आप याद रखना, ठीक है। यहां तक कोई तकलीफ नहीं। उसके बाद इनमें होता है मियोसिस सेकंड, जो कि माइटोसिस के जैसा जैसा होता है। इससे डिवीजन से 2 बन जाएंगे, इसके भी डिवीजन से 2 बन जाएंगे। यहां पर एक सेल से कितनी बनती है? 4 डॉटर सेल बनती है, जबकि यहां पर एक सेल से कितनी बनती है? 2 डॉटर सेल बनती है। माइटोसिस के केस में क्रोमोसोम के नंबर जो होते हैं वो सेम रहते हैं। मियोसिस के केस में क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो जाते हैं। मियोसिस हैप्लॉइड में हो ही नहीं सकता, माइटोसिस हैप्लॉइड डिप्लॉइड किसी में भी हो सकता है।
तो ये आपको समझना जरूरी था अगला टॉपिक और ये चैप्टर में करने से पहले। तो अब अपन आगे स्टार्ट करते हैं एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और लेते हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखो आज के वीडियो में अपन सिर्फ इन दोनों के बारे में इंट्रोडक्शन ले लेते हैं और साथ में दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, की पॉइंट में क्या क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट वीडियो में अपन डिटेल में स्टडी करने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले अपन देखते हैं कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। तो देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है जो यूनिपेरेंटल होता है, मतलब उसमें सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा उसमें दो ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करेंगे, उसे बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन कहेंगे। एक मेल की तरह बिहेव करेगा, एक फीमेल की तरह बिहेव करेगा। सेकंड, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उससे रिलेटेड अपनी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो गैमेट फॉर्मेशन विद और विदाउट, मतलब गैमेट फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ऐसा अपने एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो गैमेट फॉर्मेशन मे और मे नॉट अकर, जबकि सेक्सुअल में तो क्या होता है, गैमेट बनते हैं। अब आप में से कुछ को ऐसा हो सकता है कि एसेक्सुअल में गैमेट कब बनते हैं, भाई ऐसा तो कोई होता ही नहीं है जिसमें गैमेट बनते हैं। तो कुछ केस में बनते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है कि गैमेट तो बन जाते हैं, उसके बाद उन गैमेट के अंदर मतलब ऐसा होता है कि पार्थिनोजेनेसिस भी होता है। पार्थिनोजेनेसिस अपन आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। विदाउट फर्टिलाइजेशन नेक्स्ट जनरेशन बनने को क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। तो उनमें कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो गैमेट जो होते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन नेक्स्ट जनरेशन बना देते हैं, और कभी कभी फर्टिलाइजेशन से नेक्स्ट जनरेशन बनाते हैं। अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन नेक्स्ट जनरेशन बना रहे तब तो वो कौन सा हो गया, एसेक्सुअल मोड हो गया, लेकिन उनमें गैमेट तो बने थे ना। ऐसा एक एग्जांपल आप ले सकते हैं हनी बी का। देखो हनी बी में जो फीमेल जो होती है, जो क्वीन कहलाती है, उसमें पहले गैमेट बन जाएंगे, ठीक है। और गैमेट बनने के बाद में अब क्या होगा कि ये जो मतलब बेसिकली गैमेट क्वीन क्या बनाएगी, एग बनाएगी, आपको पता ही है। तो ये गैमेट बन गए। अब इस एग के साथ अगर फर्टिलाइजेशन होता है तब तो बनती है फीमेल। क्या बनती है, फीमेल, ठीक है, जिन्हें वर्कर्स भी कहते हैं। और अगर इसमें फर्टिलाइजेशन ना हो तो ये एग जो है विदाउट फर्टिलाइजेशन नेक्स्ट जनरेशन में चेंज हो जाती है, वो उसका मेल होता है और उसे अपन कहते हैं ड्रॉन। क्या कहते हैं, ड्रॉन कहते हैं। तो देखो ये एक एग्जाम्पल था जिसके अंदर अगर मैं सिर्फ इस वाले पोर्शन पे फोकस करूं तो ये एक मेंबर था, उसके अंदर गैमेट बने, एग बने थे, और फिर विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या हुई, नेक्स्ट जनरेशन बन गया। मतलब ये कैसा हुआ, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हुआ, क्योंकि एक ही पेरेंट ने नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस कर दी, लेकिन इसमें गैमेट तो बने थे। तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसमें गैमेट बनते हैं और फिर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, जनरली ऐसा ही होता है कि गैमेट बनते ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए अपने एनसीईआरटी में ऐसे लाइन लिखी हुई है, गैमेट फॉर्मेशन मे और मे नॉट अकर। जबकि सेक्सुअल मोड में तो हमेशा गैमेट बनेंगे। मेल जो होगा वो क्या करेगा, अपने क्रोमोसोम की एक कॉपी बनाकर एक चीज स्ट्रक्चर बनाता है जिसे गैमेट कहेंगे, मेल गैमेट। फीमेल भी ऐसा कैसे ही करेगी, उसे कहेंगे फीमेल गैमेट। दोनों फ्यूज होंगे तो वो फिर नेक्स्ट जनरेशन बनाएंगे। तो सेक्सुअल मोड में तो हमेशा गैमेट बनेंगे। अगर इसमें देखो गैमेट वैसे तो बनते ही नहीं है, और गैमेट बन भी गए तो फ्यूजन नहीं होगा, तो यहाँ कोई गैमेटिक फ्यूजन नहीं होने वाला, बोले तो फर्टिलाइजेशन नहीं होने वाला, यहाँ हमेशा गैमेटिक फ्यूजन होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें कभी भी मियोसिस इन्वॉल्व नहीं होता, और इसमें क्या होता है, मियोसिस इन्वॉल्व होता है। मियोसिस क्यों करने, तो देखो जब गैमेट बनेंगे, जैसे अपन ह्यूमन का एग्जांपल है, तो मेल जो है उसके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। नेक्स्ट जनरेशन बनाने के लिए वो जो गैमेट बनाता है, अगर उसमें भी 46 ही क्रोमोसोम बना दिए, वो गैमेट में भी 46 हो गए क्रोमोसोम, और फीमेल की तरफ से भी जो गैमेट आ रहा है उसमें भी 46, तो 46 और 46 तो 92 हो जाएंगे। इसलिए मेल अपना गैमेट बनाते समय उसमें क्रोमोसोम के सिर्फ हाफ नंबर भेजता है, मतलब एक एक कॉपी भेजता है। इसका मतलब 46 की जगह जो गैमेट होता है उसमें कितने होते हैं, 23 क्रोमोसोम ही होते हैं। फीमेल गैमेट में भी कितने होंगे, 23 क्रोमोसोम होंगे। फिर वो दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे और 46 बन जाएगा वापस। लेकिन जब गैमेट बने थे तो क्रोमोसोम के नंबर हाफ हुए थे, इसका मतलब गैमेट बनते समय क्या होता है, उनमें मियोसिस होता है। तो जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है उसमें मियोसिस नहीं होता। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें मियोसिस होता है। और मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी बोला था कि जिनमें भी मियोसिस होता है उनमें वेरिएशन आएगी। तो ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आती है, इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो कारण कि इसमें मियोसिस होता है, और एक दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के जो होंगे क्रोमोसोम क्या होंगे, फ्यूज होकर एक सेल में आते हैं, तो वो भी वेरिएशन क्या करते हैं, कॉज करते हैं। तो एक अपन पॉइंट पहले ही ले लेते हैं कि जनरली जो होता है
इनमें नेक्स्ट पॉइंट यही है कि जनरली जो होता है इनमें वेरिएशन नहीं होती, किसमें, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। और वेरिएशन नहीं होती इसकी वजह से जो नेक्स्ट जनरेशन आती है वो पेरेंट के जैसी की जैसी दिखती है और उसे क्लोन भी कह सकते हैं। जब अगला वीडियो करेंगे तो उसमें अपन एक क्वेश्चन भी डिस्कशन करेंगे जो आपके बोर्ड में आ रखा है कि क्या कारण है कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से जो नेक्स्ट जनरेशन बनती है उसे क्लोन कहते हैं। तो क्यों कहते हैं क्लोन? क्योंकि वो नेक्स्ट जनरेशन पेरेंट जनरेशन के जैसी की जैसी ही होती है, क्योंकि उसमें कोई वेरिएशन तो होती नहीं है। जबकि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होगी, वेरिएशन होगी। कोई तकलीफ नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की रेट जो होती है जनरली फास्ट होती है। तो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन फास्ट होता है, इसमें रेट ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, स्लो होता है। जनरली जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं। जो हायर एनिमल्स है वो तो बिल्कुल ही एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो नहीं करते। हायर प्लांट के केस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और कुछ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, लेकिन जनरली जो लोअर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं। इसमें वेरिएशन नहीं होती, इसमें वेरिएशन होती है। और यही वजह है कि इनमें वेरिएशन होती है तो ये इवोल्यूशन में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक बार जल्दी जल्दी से वापस रिवाइज करते हैं। ये यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन है, ये बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन है। इसमें गैमेट फॉर्मेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसमें गैमेट फॉर्मेशन हमेशा होगा। इसमें गैमेटिक फ्यूजन कभी नहीं होगा, इसमें गैमेटिक फ्यूजन होगा। इसमें मियोसिस नहीं इन्वॉल्व होता, इसमें मियोसिस इन्वॉल्व होता है। इसमें वेरिएशन नहीं आती, इसमें वेरिएशन आती है। इसमें रिप्रोडक्शन की रेट फास्ट होती है, इसमें रिप्रोडक्शन की रेट क्या होती है, कंपैरेटिवली स्लो होती है। ये लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है, ये हायर ऑर्गेनिज्म में होता है। इसी के साथ अपन आज के वीडियो को क्या करते हैं, एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल में करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, कितने तरीके से होता है, वो सब देखेंगे। और उससे अगले वीडियो में अपन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।